नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन और हमारे कोर्स में इसका शॉर्ट नाम है डाइस। ये इसी की फुल फॉर्म है। पिछले वीडियो में भी हमने इसकी फुल फॉर्म देखी थी। तो मित्रों, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की साइकोलॉजी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि स्कूल मैनेजमेंट पूरी होने के बाद में फर्स्ट पेपर की जो इतिहास है, राजस्थान जीके है, इंग्लिश और हिंदी है, या फिर सेकंड पेपर के जो 30 प्रश्नों की साइकोलॉजी है, वो नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप उस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज का हमारा विषय है डाइस। तो देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो इसको हिंदी में हम कहते हैं जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। इंग्लिश में हमने फर्स्ट पेज पे हमने देखा था, यहाँ हम हिंदी में भी इसका नाम याद रखेंगे, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। उसके बाद हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1995 में यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से न्यूपा के माध्यम से, यानी ये जो योजना है डाइस जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इसकी शुरुआत यदि पूछी जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। और इसका जो वित्तीय सहयोग देने वाली जो संस्था है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है ये हमने लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में नेट से स्क्रीनशॉट लेकर इसको समझाया, ताकि ये भी इसमें आया है तो इससे संबंधित फुल फॉर्म या ये क्या है, कहाँ से इसका संबंध है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। न्यूपा के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, तो ये न्यूपा के माध्यम से चलाई जा रही योजना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो संचालन है वो न्यूपा का AMIS विभाग करता है। न्यूपा जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि न्यूपा में 8 विभाग होते हैं। उसी 8 विभागों में से एक विभाग था AMIS, ये आपकी यूनिट भी थी, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके पढ़ी थी। तो डाइस का जो कार्य है वो AMIS के द्वारा ही किया जाता है। 2003-04 से संपूर्ण भारत के सभी जिलों में भरवाई जा रही है। शुरुआत तो 1995 में हुई, लेकिन संपूर्ण देश में, संपूर्ण जिलों में, क्योंकि जिला शिक्षा सूचना प्रणाली है, इसलिए जो सभी जिलों में इसको भरने का जो कार्य प्रारंभ हुआ वो सन 2003 और 4 में हुआ। उसके बाद में 2001 की हम बात करें तो 2001 में पहली बार डाइस का सॉफ्टवेयर व डाटा कैप्चर फॉर्मेट, ये डाटा कैप्चर फॉर्मेट, इसको भी हम देखेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने एक भी शब्दावली को आपके लिए नहीं छोड़ा है। जो भी आपके लिए नई शब्दावली है उसको समझाने के लिए अलग से नोट्स तैयार करके इसी वीडियो में मैंने आपको बताने के लिए लास्ट में डाला है। तो ये हम बाद में देखेंगे। तो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सी सन में बनाया गया, तो उसकी बात करें हम 2001 में। उसके बाद में इसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक व सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो एकत्रित की जाती थी। तो ये हमने वहाँ भी पढ़ा था AMIS में भी, कि जो डाइस है वो कक्षा 1 से 8 के लिए होता है। 9 से 12 के लिए क्या होता है वो न्यूपा वाली में, यानी AMIS वाली यूनिट में भी पढ़े थे। दोबारा समझने के लिए यहाँ भी पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि जो डाइस था वो प्राथमिक जो कक्षाएं 1 से 8 के लिए उनकी सूचनाओं को एकत्रित करने का एक सॉफ्टवेयर है। डाइस में विद्यालय में नामांकित बच्चों से संबंधित सूचना, अध्यापकों की सूचना, विभिन्न प्रशिक्षणों की सूचना, TLM ग्रांट, टीचर लर्निंग मटेरियल ग्रांट, विद्यालय भवन आदि से संबंधित सूचनाएं भरी जाती है। तो शॉर्ट में हम कहें तो विद्यालय से संबंधित जो संपूर्ण सूचनाएं हैं
वो डाइस के माध्यम से भरी जाती थी, ताकि उन्हें हम एक प्रोसेस से होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भेज सकें और विद्यालय की जो संपूर्ण सूचना है उसके माध्यम से विभिन्न योजना या विद्यालय में क्या कार्य करना है, कौन सी योजनाएं चलानी है, कौन से विद्यालय में क्या कमी है, इन सब का जो पता लगाया जाता है उसका जो माध्यम है वो डाइस ही है। इसीलिए डाइस भरवाने की जो योजना है वो शुरू की गई थी। तो यहाँ हमने देखा कि डाइस में विद्यालय से संबंधित, बच्चों से संबंधित, अध्यापकों से संबंधित सारी सूचनाएं भर करके अपलोड की जाती हैं। इसका जो क्रियान्वयन है वो SSA द्वारा होता था। यहाँ था शब्द है क्योंकि अब डाइस को मिला करके और यू डाइस बना दिया गया है, इसको भी हम यहाँ देखेंगे। तो जब ये केवल डाइस था तो उस समय इसका जो क्रियान्वयन था, इसकी जो नोडल एजेंसी थी वो थी SSA। तो ध्यान रखना है, डाइस की नोडल एजेंसी है SSA। तो डाइस हमने देखा 1995 में इसकी शुरुआत हुई, 2003 में संपूर्ण जिलों में ये भरवाया जाने लगा। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो 2001 में तैयार हुआ। इसकी फुल फॉर्म हमने देखी, इसमें क्या क्या सूचनाएं अपलोड होती है वो सब यहाँ देखा है हमने। फिर हम बात करते हैं 2012-13 की। तो 2000 जैसे जैसे शिक्षा में उन्नति आ रही है उसी तरह से ये जो डाइस का जो सिस्टम है ये भी अपग्रेड होता रहता है। तो 2012-13 से प्रारंभिक शिक्षा के लिए डाइस और माध्यमिक शिक्षा के लिए जो सेमिस है, जो हमने वहाँ भी देखी थी EMIS में भी, कि सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दोनों को मिला करके और यू डाइस में बदल दिया गया, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो 2012-13 से इसको यू डाइस में बदला गया और इसका जो क्रियान्वयन है वह SSA व रमसा द्वारा होता है। कहने का मतलब है जो 1 से 8 जो SSA क्रियान्वित करता था और 9 से 12 रमसा, तो जैसे ही इसको यूनिफाइड किया गया तो ये दोनों के द्वारा क्रियान्वित होने लगा। फिर मैंने कहा कि जब दोनों को एकत्रित कर दिया गया तो यहाँ SSA और रमसा को भी एकत्रित कर दिया गया था। तो वर्तमान में SSA व रमसा को मिला करके समसा कर दिया गया है, समग्र शिक्षा अभियान, और ये यू डाइस की नोडल एजेंसी है। तो प्रश्न आए कि वर्तमान में यू डाइस की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो हमें समसा करना है। सेमिस की नोडल एजेंसी पूछे तो उसकी सेमिस की जो नोडल एजेंसी है वो रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और डाइस की थी SSA, सर्व शिक्षा अभियान। और यू डाइस की शुरुआत की बात करें तो यू डाइस की शुरुआत हुई थी 2012-13 से। तो ये था यू डाइस। उसके बाद में ये जो है यू डाइस के बारे में कि एजेंसी राज्य स्तर पर कार्यरत, और ये जो एजेंसी है समग्र शिक्षा अभियान जिसकी हम बात कर रहे थे, ये राज्य स्तर पर कार्यरत है। और ये जो समग्र शिक्षा अभियान है ये किसके अधीन है, तो वो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, यानी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को इस यू डाइस का नोडल एजेंसी बना दिया गया है। तो राज्य स्तर पर बात की जाए कि राज्य स्तर पर यू डाइस की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, उसको इसकी नोडल एजेंसी बना दिया गया है। यू डाइस में राज्य के सभी विद्यालयों की समस्त प्रकार की शैक्षणिक सूचनाओं को संकलित किया जाकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रेषित किया जाता है, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन आदि में किया जाता है। तो जैसे मैं अभी पीछे बात कर रहा था कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि विद्यालय स्तर पर यू डाइस भरवा करके उसको विभिन्न स्तरों पर प्रेषित किया जाता है और अंत में इसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रेषित किया जाता है, जहाँ पर न्यूपा जो है इनको इंटरनेट पर जो इसका सॉफ्टवेयर है, इसका जो पोर्टल है उस पर अपलोड कर देती है, ताकि हम किसी भी विद्यालय का ऑनलाइन डाटा प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ की सूचनाएं जान सकते हैं। और मुख्य इसका जो उद्देश्य है वह शैक्षिक नियोजन, यानी शिक्षा से संबंधित जो प्लानिंग है वो भी इन्हीं डाटा के आधार पर बनाई जाती है,
क्योंकि सभी विद्यालयों में जाकर के वहाँ की सूचना प्राप्त करना संभव नहीं है। तो एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रणाली विकसित की गई ताकि हम एक ही पोर्टल पर देश की समस्त विद्यालयों की सूचनाएं, वहाँ की भौतिक स्थिति, वहाँ की छात्र संबंधी, शिक्षक संबंधी और वहाँ की सुख सुविधाओं संबंधी सारे सूचनाओं की जानकारी हम प्राप्त कर सकें। इसमें कौन कौन सी सूचनाएं अपलोड की जाती है वो भी फॉर्मेट मैंने इंटरनेट से स्क्रीनशॉट लेकर के इस वीडियो में शामिल किया है। तो डाइस से संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है परीक्षा में, इसको अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं यू डाइस प्लस। तो मित्रों पहले ये डाइस था, फिर 2012-13 में ये यू डाइस हुआ। वर्तमान में ये और भी इसका जो करंट अपडेशन है वो यू डाइस प्लस के नाम से है। अब ये यू डाइस प्लस है। तो इसकी बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा 2018-19 से ऑफलाइन एकत्रित यू डाइस डाटा को संकलित की जाने वाली जो प्रक्रिया थी उसको बंद कर दिया और समस्त राज्यों में यू डाइस प्लस पोर्टल पर फीड करवाने का निर्णय किया गया है। यानी 18-19 से यू डाइस प्लस पर जो सारी जो सूचनाएं वो अपलोड की जाएंगी। और ये एक पोर्टल है जिसकी मैं बात कर रहा था, इस पर हमें भरना है। क्या क्या भरना है, कितने इसमें सेक्शन होते हैं वो भी मैंने बताया, हम देखेंगे लास्ट में। उसके बाद प्रत्येक विद्यालय की अपनी एक यू डाइस प्लस आईडी होती है। जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक आईडी पासवर्ड होता है, उसी तरह से प्रत्येक विद्यालय को यू डाइस प्लस की एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष यू डाइस पोर्टल पर अपनी आईडी से लॉगिन करके विद्यालय उसमें जो पूछी गई जो सूचनाएं हैं वो भर कर के इसको अपलोड करता है। तो यू डाइस आईडी होती है जिसके माध्यम से इस पोर्टल पर लॉगिन करके सूचनाएं फीड की जाती हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि यू डाइस प्लस स्कूलों में 30 सितंबर को आधार मानकर भरी जाती है। यह एक शब्द है आधार। इसका क्या तात्पर्य है कि हमारा जो सत्र है वो जुलाई से आरंभ होता है, तो इसमें पूरा जुलाई, पूरा अगस्त और पूरा सितंबर, यानी 30 सितंबर को आधार का मतलब है कि 30 सितंबर तक कितना विद्यालय में नामांकन हुआ, 30 सितंबर तक विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, कितने वहाँ शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं वो हैं। तो यहाँ पर जो सूचनाएं भरी जाएंगी वो 30 सितंबर तक की भरी जाती हैं। यानी 30 सितंबर में विद्यालय की स्थिति क्या है उसको हम आधार मानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए यू डाइस दिवस भी कहा जाता है। यानी 30 सितंबर को हम यू डाइस दिवस भी कहते हैं क्योंकि इसी दिन को आधार मान करके यू डाइस प्लस पोर्टल पर ये सूचनाएं फीड की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं जो यू डाइस भरती हैं। तो समस्त प्रकार के राजकीय विद्यालय, यानी जितने भी राजकीय विद्यालय हैं उनको ये भरना अनिवार्य है। निजी शैक्षणिक संस्थाएं, निजी स्कूल्स को भी ये भरना आवश्यक है। केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस जो हैं, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय, जो सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई, उससे मान्यता प्राप्त जितने भी विद्यालय हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित मदरसे, यानी मदरसे एक तो किसी निजी संस्था द्वारा चलाया जाता है, एक है मदरसा बोर्ड। तो मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित जो मदरसे हैं उनको भी यू डाइस प्लस पोर्टल पर अपनी सूचनाएं फीड करना होती है। तो इसमें सारी हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है यू डाइस प्लस में। आगे हम चर्चा करते हैं यू डाइस प्रेषित करने का क्रम, यानी कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ जाकर के यू डाइस फीड करने का जो क्रम है वो समाप्त होता है। तो सबसे पहला जो स्तर है वो है विद्यालय स्तर। तो विद्यालय स्तर पर संस्था प्रधान द्वारा जिम्मेदारी पूर्वक, मित्रों ये एक ऐसा पोर्टल है जो सरकार के पास सही जानकारी प्रदान करने के लिए भरा जाता है, इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक और सावधानी पूर्वक संस्था प्रधान द्वारा DCF
जिसको हम कहते हैं डाटा कैप्चर फॉर्मेट, भरने का कार्य किया जाता है। तो ये जितनी भी सूचनाएं हैं वो डीसीएफ में भरी जाती हैं, यानी जिस फॉर्मेट में हम ये सूचनाएं भरते हैं उसको हम डाटा कैप्चर फॉर्मेट कहते हैं। उसके बाद विद्यालय स्तर पर इसका प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण का मतलब सूचनाएं सही भरी गई हैं या नहीं है, इसके लिए एसएमसी या एसडीएमसी, जिसकी हम 8वीं यूनिट में चर्चा करे थे, 2 गैर शिक्षक सदस्यों द्वारा किया जाता है। 2 गैर शिक्षकों का मतलब है जो शिक्षक नहीं हो, यानी एसएमसी में और एसडीएमसी में जो सदस्य हैं उनमें शिक्षकों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन इसका जो प्रमाणीकरण है वो शिक्षक नहीं करेंगे। शिक्षकों के अलावा जो अभिभावक या एमएलए द्वारा जो नियुक्त जो सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाएगा, शिक्षक नहीं होने चाहिए। तो इसका प्रमाणीकरण होगा, उसी के बाद इसको आगे प्रेषित किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉक स्तर की। तो ब्लॉक स्तर पर सीबीओ द्वारा विद्यालयों से प्रेषित डाटा का 100% प्रमाणीकरण करवाना, यानी सीबीओ स्तर पर समस्त विद्यालयों से प्राप्त जो यूडाइस, जो डीसीएफ है, डाटा कैप्चर फॉर्मेट में जो सूचनाएं उनका प्रमाणीकरण होगा, जांच होगी। इसके लिए जो आरपी हैं वो कार्य करते हैं, रिसोर्स पर्सन जो हैं वो इसकी जांच करेंगे। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर एडीपीसी, डीपीसी हम पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्टर कोऑर्डिनेटर। तो ए का मतलब है एडिशनल, और ये फुल फॉर्मेट वहीं से आएगी। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा जिले के कम से कम 50 स्कूलों के ऑनलाइन भरे गए डीसीएफ की सैंपल चेकिंग की जाती है। तो मित्रों, जिला स्तर पर विद्यालयों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए सभी का जो प्रमाणीकरण है वो संभव नहीं है। तो किन्हीं भी, ऐसे नहीं है कि निश्चित स्कूलों का, किन्हीं भी 50 स्कूलों का जो डाटा है उसके वहाँ सैंपल के तौर पर चेकिंग की जाती है। महत्वपूर्ण है कि जिला स्तर पर डीसीएफ यानी यूडाइस के कितने विद्यालयों के डाटा की सैंपल चेकिंग के रूप में जांच की जाती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा 50 स्कूल। राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा 5% सैंपल चेकिंग के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रेषित कर दिया जाता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जिला स्तर पर विद्यालयों की संख्या बढ़ जाती है, तो राज्य स्तर पर यह संख्या और बढ़ जाती है, तो वहाँ केवल 5% सैंपलों की जांच होती है। तो ये हो गए जिला स्तर। क्रम का मैंने सार भी दिया है शॉर्ट में। सबसे पहले विद्यालय स्तर पर, उसके बाद ये जो आरपी हैं, जो संदर्भ पर्सन है, रिसोर्स पर्सन है, इसको कलेक्ट करके और बीआर से ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर को उपलब्ध करवाते हैं, वहाँ इनकी प्रमाणीकरण आदि होता है। उसके बाद इसको डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्टर कोऑर्डिनेटर यानी जिला स्तर पर इसको प्रेषित कर दिया जाता है। जिला स्तर इनको राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जो हम ऊपर चर्चा कर रहे थे, जो नोडल एजेंसी होती है, वहाँ इसको प्रेषित कर दिया जाता है। वहाँ सैंपल चेकिंग होने के बाद इसको जो न्यूपा का एक विभाग जो हम अभी पढ़े हैं AMIS, वहाँ प्रेषित कर दिया जाता है। और न्यूपा यूनिसेफ और MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इसको प्रेषित कर देता है, ताकि ये दोनों ही संस्थाएं जो वित्तीय सहयोग करती हैं और ये संसाधन वगैरह का जो सहयोग करती हैं, ये इन डाटाओं के माध्यम से विद्यालयों में नियोजन के लिए जो फंड आदि हैं वो उपलब्ध करवा सकें। तो ये हमने पूरा क्रम देखा, इसके डाइस, यूडाइस प्लस इसमें किस किस संस्था पर कौन सा कार्य किया जाए, संपूर्ण जानकारी हमने अच्छी तरह से इस वीडियो में प्राप्त की। अब हम देखते हैं डाइस कोड, कि प्रत्येक विद्यालय को एक डाइस कोड दिया गया है। इस डाइस कोड के माध्यम से हम किसी भी विद्यालय को, कोई भी सामान्य नागरिक भी जाकर के वहाँ की समस्त जानकारी प्राप्त कर सकता है। हम गूगल पर जाकर के डाइस कोड, यदि हमें किसी विद्यालय का पता है तो वो डाल करके वहाँ के शैक्षणिक, वहाँ का नामांकन, वहाँ की भौतिक सुविधाएं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम डाइस कोड की बात करें तो डाइस कोड कुल 11 अंकों का होता है। महत्वपूर्ण है कि डाइस में कितने अंक होते हैं, 11, जिसके प्रथम 2 अंक राज्य को, उसके बाद 2 अंक जिले को, फिर 2 अंक ब्लॉक को और 3 अंक गांव या वार्ड को, और अंतिम 2 अंक विद्यालय को निर्देशित करते हैं। इसको समझाने के लिए एक फॉर्मेट है नीचे, वो देखते हैं कि इसमें 11 अंक हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो जो प्रथम दो हैं वो राज्य को बताते हैं, फिर उसके बाद वाले जो दो हैं वो जिले को बताते हैं, उसके बाद वाले जो 2 अंक हैं वो ब्लॉक को बताते हैं, उसके बाद ये जो 3 अंक हैं वो विद्यालय कौन से गांव या वार्ड में स्थित है उसको बताएंगे, और अंतिम जो 2 अंक हैं वो विद्यालय को बताएंगे कि वो विद्यालय कौन सा है। तो यहाँ जो पहले 2 अंक 08 वो हमारे राजस्थान के यूडाइस कोड को बताते हैं। 08 का मतलब है वो स्कूल राजस्थान में है। फिर उसके बाद में ये जो 2 अंक है वो जिले के हैं, तो अलग अलग जिलों के हैं, तो इससे हम जिले की पहचान कर सकते हैं। फिर हम उस जिले में ये कौन से ब्लॉक में उसकी पहचान कर सकते हैं, फिर उस ब्लॉक से हम कौन से ये गांव या वार्ड में स्थित है, और फिर इस विद्यालय का नाम क्या है। तो ये इस तरह से इस अंकों को बनाया गया है कि ताकि हम विद्यालय को जिला स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। उसके बाद ये जो 11 अंक हैं इनको मुख्य 2 भागों में भी बांटा जाता है। जो प्रारंभिक 4 अंक है इसको हम जिला कोड के नाम से जानते हैं, और जो अंतिम जो 7 हैं इनको विद्यालय कोड के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये जो 11 अंक है वैसे हमने देखा 2-2 में है, लेकिन कई बार पूछ लेता है कि डाइस कोड के जो प्रारंभिक 4 वर्ण हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो हमारा जवाब होगा जिला कोड। तो यहाँ हमने कोड की बात करी। अब नेट से जो फॉर्मेट लिया है जिसकी हम अभी वीडियो में चर्चा कर रहे थे, DCF डाटा कैप्चर फॉर्मेट, तो इसमें कौन कौन से खंड होते हैं जिसमें हम सूचना भरते हैं वो भी एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एकेडमिक ईयर, ये 19-20 का है। ऐसे ही जैसे हम इस सत्र का भर रहे हैं तो यहाँ होगा 21-22, और ये जो 11 अंकों का एक डिब्बा है इसमें हम विद्यालय के 11 जो हमारे अभी हम पढ़े थे उस कोड को भरते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ लिखी है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, तो वर्तमान में ये प्लस है, ये शॉर्ट में है। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैविंग ग्रेड 1 to 12, यानी 1 से 12 तक की जो स्कूल्स हैं हायर सेकेंडरी उसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो जारी करने वाली जो संस्था डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी डिपार्टमेंट जो शैक्षणिक डिपार्टमेंट है, विभाग है, लिटरेसी साक्षरता विभाग है, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये समस्त इसकी संस्थाएं हैं जो यहाँ से सूचना प्राप्त करती हैं। और इसमें मित्रों ये 11 खंड होते हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि यू डाइस भरने के लिए 11 खंड होते हैं। इसमें पहला सेक्शन है स्कूल प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम स्कूल प्रोफाइल संबंधी इसमें जानकारी भरते हैं, लोकेशन, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी स्कूल की लोकेशन क्या है, वहाँ का जो ढांचा है वो क्या है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है वो क्या है, और मीडियम कौन सा है। उसके बाद में फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट, भौतिक सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज सुविधाएं, और इक्विपमेंट्स एंड साधन, यानी वहाँ पर कौन कौन से भौतिक सुख साधन उपलब्ध हैं। तीसरा इसका सेक्शन है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक स्टाफ संबंधी जो जानकारी वो सेक्शन 3 में भरी जाएंगी। उसके बाद चौथा सेक्शन है न्यू एडमिशन, एनरोलमेंट एंड रिपीटेटर्स, यानी नए इस सत्र में कितना नामांकन हुआ, और उसके बाद में रिपीटेटर्स कितने हैं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पांचवा सेक्शन है इनिशिएटिव एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन, यानी प्रोत्साहन और सुविधाएं जो बच्चों को प्रदान की जा रही हैं उसकी जानकारी हम देंगे कि कौन कौन से प्रोत्साहन योजनाओं से उसका लाभ किया जा रहा है। छठा जो सेक्शन है वो एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट, वार्षिक परीक्षा परिणाम इसमें भरा जाएगा छठे खंड में। तो मित्रों आजकल परीक्षा का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, तो पता नहीं इसमें से भी प्रश्न पूछ ले कि इस खंड में कौन सा ये जानकारी भरी जाएगी, कितने खंड होते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं सातवां जो खंड है बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट, जिसमें हम बोर्ड कक्षाएं जो 8वीं 10वीं और 12वीं जो कक्षाएं हैं उनसे संबंधित जो रिजल्ट है उसको यहाँ भरते हैं। आठवां सेक्शन है प्रिसेप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, यानी जो रसीदें हैं और जो विद्यालय संबंधी जो खर्च है उससे संबंधित सूचनाएं यहाँ भरी जाएंगी। वोकेशनल एजुकेशन अंडर NCQF एंड इंस्टीट्यूट लेवल, तो जो व्यावसायिक कोर्स हैं वो यहाँ भरे जाएंगे।
उसके बाद में है पीजीआई एंड अदर इंडिकेटर्स, प्रोग्राम जो हैं निर्देशक करने वाले उनको यहाँ भरेंगे। उसके बाद में है स्कूल सेफ्टी यानी स्कूल सुरक्षा से संबंधित, यहाँ पर 2 शब्द नए आए हैं, NSQF और पीजीआई। इनकी फुल फॉर्म हम जब फुल फॉर्म का वीडियो बनाएंगे उसमें हमने शामिल किया है। जैसे जैसे नई शब्दावली आ रही है मैं एक पेज पे इनको लिखते जा रहा हूँ, और सारी जो जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम इन फुल फॉर्म का वीडियो भी एक अपलोड करेंगे, तो यहाँ नोट कर सकते हैं। इनकी फुल फॉर्म भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये थे इसके 11 खंड। उसके बाद हम बात करें यूनिसेफ, एक शब्द आया था कि यूडाइस प्लस यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से कार्य कर रहा है। तो यूनिसेफ क्या है, ये गूगल से विकिपीडिया है। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसका लघु नाम है यूनिसेफ। की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य था भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, लेकिन वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी, और 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। 1953 में इसको स्थायी सदस्य बना लिया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा का। उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड था, की जगह यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स कर दिया गया, और वर्तमान में इसका नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यानी जो इंटरनेशनल शब्द है इसको वर्तमान में हटा दिया गया है। इसके मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क राम भगत द्वारा निर्मित में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके मुखिया एन वैनमैन है। यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित इसको किया गया है। 1989 में संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं और 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में यूनिसेफ फंड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता भी लेता है। तो मित्रों, यहाँ हमने आज कंप्लीट जानकारी प्राप्त की है, यानी जितना हो सका नेट से भी आपके लिए मैटर लिया गया है, पुस्तकों से भी नोट्स तैयार करके आपको इसमें समझाया गया है। तो आज हमने बहुत ही एक अच्छे टॉपिक पर चर्चा की है। वीडियो अच्छा लगा हो और आपका कोई प्रश्न फिर भी रह गया हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके प्रोत्साहन दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।